Today, we have Mr. Sachin Trivedi, Senior Vice President and Head of Research and Fund Manager, Equity at UTI AMC Limited. Friends, to get regular insights on stock markets, investing ideas, and interviews of industry experts, please subscribe to our YouTube channel, IIFL Markets. Welcome, Mr. Trivedi. It's a privilege to have you grace our listeners today with your valuable insights. I hope you are staying healthy and safe. Yeah. Thank you for inviting me to your channel. And yeah, I'll use this platform to actually wish the same to your viewers and to you also. थैंक यू सर, थैंक यू। सो सर, जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी Q4 अर्निंग सीजन में हैं, तो सबसे पहले मैं आपके व्यूज जानना चाहती हूं कि मार्केट में ये मार्च क्वार्टर अर्निंग्स कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को और कौन से सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं या लैग कर सकते हैं। देखिए, जो हमें एक चीज इसके पहले कि हम कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, हमें एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि पिछले साल जो बेस की बात करते हैं, समवेयर मिड फरवरी से लेके एक्टिविटीज को स्लो डाउन होना शुरू हो चुका था और मिड मार्च में हमने एक लॉकडाउन का सिचुएशन देखा था। तो उसके कारण जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस बार एक लो बेस सारी कंपनीज के लिए वर्कआउट करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और जो एक दूसरी चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, पिछले साल से अब तक में काफी सारी कमोडिटीज में काफी रन अप हो चुका है। अगर हम इन दो चीजों को ध्यान में रखें तो जो हमें चीज समझ में आती है कि इस साल जो हम कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे वो पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा होगा। एक डेफिनेटली ये सारी कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बट एट द सेम टाइम काफी सारी कंपनीज में जहां कमोडिटी यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि स्टील है या दूसरे जो कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो सारी चीजों का यूज होता है या ऑयल लिंक्ड कमोडिटीज का जो यूज होता है, वहां पे उनकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में एक श्रिंकेज हमें दिखेगी। ऑब्वियसली कंपनीज, बिकॉज उनका रेवेन्यू अच्छा होगा तो कंपनियों के पास एक ऑपरेटिंग लेवरेज होगा जो वो यूज करके अपनी जो प्रॉफिट में जो श्रिंकेज हो सकती है प्रॉफिट मार्जिन में, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। काफी लीवर्स भी हैं उनके पास, क्योंकि लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स कम हो रही हैं, तो ये सारे जो लीवर्स हैं कंपनी के पास, कंपनियां उनको यूज करेंगी अपने प्रॉफिट को सेव करने में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो क्लियरली एक सेक्टर जो मुझे दिखता है वो विनर है, मैं सिर्फ क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं। क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से क्लियरली हमें जो दिखता है, मेटल एज अ सेक्टर एक विनर रहेगा इस बार, क्योंकि ना सिर्फ ईयर ऑन ईयर या पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें, इस क्वार्टर्स में भी हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस में अच्छा सा इंक्रीज हुआ है और उनके जो इनपुट कॉस्ट है वो रिलेटिवली सबड्यूड रहे हैं। तो क्लियरली हमें दिखता है मेटल एज अ सेक्टर शुड बी वन बिग बेनिफिशियरी इन द करंट सिचुएशन। इसके अलावा अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें तो आईटी स्पेस के रिजल्ट्स हमने देखे हैं, वहां पे हमने क्लियरली देखा है कि एक जो स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस, जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो परफॉर्मेंस की डिलीवरी हुई है वो ठीक ठाक हुई है। उनकी जो नई डील विंस हुई हैं वो भी ठीक ठाक हुई है। अब कौन से सेक्टर्स में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अब जैसे फाइनेंशियल लेंडिंग स्पेस जो है वहां पे हमें थोड़ी सी परेशानी देख सकती है, क्योंकि आफ्टर ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया रूलिंग आया है वर्सेस जो एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे उसके तुलना में थोड़ा अनसर्टेनिटी इसलिए आ गया है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो वेवर आया है उसका बर्डन कौन उठाएगा, गवर्नमेंट उठाएगी या बैंक्स को उठाना पड़ेगा, उसका प्रोविजन आएगा। तो ये सारी और कुछ अकाउंट्स में कुछ और एडिशनल प्रोविजनिंग भी हो सकती है। तो बैंक्स में रिलेटिवली मैं कहूँगा, जस्ट अगर आप क्वार्टरली पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ऑपरेशनली उन काफी सारी अच्छी बैंक्स ने प्रोवाइड कर रखा है। सो आई विल नॉट बी टू मच बर्ट अप। सो ये जो बड़े वेरिएशंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, so pharma space should be more or less neutral,
कंज्यूमर स्पेस देखें तो उनका भी डबल डिजिट ग्रोथ आना चाहिए। उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे पेंट्स हैं या कोई घड़ी की कंपनियां हो गई, उनका परफॉर्मेंस शायद ज्यादा बेटर होगा कंपेयर टू स्टेपल कंपनीज जो आपकी बिस्किट्स बनाती हैं या जो सोप बनाती हैं। सो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू स्टेपल, जस्ट इन ईयर ऑन ईयर सेंस में। ऑटो कंपनियों में आपको अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ के साथ अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ दिखेगा, बट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो ये मेरा मोटा मोटा असेसमेंट है। बट अगर आप एक ब्रॉड ब्रॉड पिक्चर की बात करें तो ब्रॉड पिक्चर में मैं यही कहूंगा कि अगर अप डाउन देखें तो मुझे कोई बड़ी सरप्राइज की उम्मीद नहीं है इस क्वार्टर में। बट हम जो हमने ओवरऑल पिछले अभी, हाँ जी, जो जैसे सितंबर क्वार्टर के बाद हमने जो देखा था अर्निंग्स अपग्रेड की साइकिल जो शुरू हुई थी, मुझे लगता है वहां पे एक रुकावट आएगी इस क्वार्टर में। सो अर्निंग्स डिलीवर करेंगे, शायद अपग्रेड ना हो। स्टील सेक्टर में तो हम ऑलरेडी एक रन अप देख रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके कुछ व्यूज? सो स्टील सेक्टर में डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जो चाइना उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहाँ पे जो अंडरलाइन फंडामेंटल्स हैं जो मैंने अब डिस्क्राइब करे हैं, वो अंडरलाइन फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं। सो कंपेयर टू जो लोग काफी कमोडिटी थोड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल होता है। सो उस कंपेयर में देखें तो काफी सारे लोगों के लिए ये जो अंडरलाइन कमोडिटीज में जो इंक्रीज हुई है, ये लोगों के लिए सरप्राइज फैक्टर काम कर रहा है। स्पेशली अगर हम लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहां पे जो ऑल टाइम हाई पिछले क्वार्टर में हमने कुछ एक एबिटा पर टन देखा था, उसको उस लेवल पे या उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस कंपनीज डिलीवर कर सकती है। तो वहां पे आपको एक सरप्राइज एलिमेंट दिख सकता है। बट ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस की जो एक्सपेक्टेशन वाइज है, बट मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए और क्वार्टरली पे ऑफ कोर्स ध्यान देना चाहिए, बट जस्ट क्वार्टर में क्या होना है उस बेसिस पे इन्वेस्टर्स को अपना कॉल नहीं लेना चाहिए। Right. So, what are your views on the performance of UTI transportation logistic funds and on logistics and auto space, keeping in mind the current situation? Yeah. So let's say when we talk about UTI Transportation Logistics Fund, so this fund has given, if I were to talk today, right, this fund has given close to 75% return versus a broad-based index, which is, let's say, Sensex has given 73% return, sorry, 53% return. But let's say if I bring it to March year end, because a lot of people look at from that perspective, in which case the index has given more than 100% or the fund has given more than 100% return, which has clearly outperformed the broad-based index by handsome margins. So that's a one-year performance. But we should all keep in mind that this sector before this sharp run-up has also underperformed quite a lot. And the underlying reason for that, I have been telling to a lot of viewers, is that starting from FY18 onwards, the sector has seen a lot of challenges: a migration from BS3 to BS4, migration from BS4 to BS6. That's a big jump. Then there was a clear mandate by the courts that you have to buy compulsory third-party insurance. There were cost escalations. There were security-related measures. So, and obviously underlying commodity inflation. All of these has increased the cost of ownership for underlying consumer by substantial amount. If I were to tell you some numbers, for a low-end motorcycle, the cost has increased by more than 35% if you were to own it 3 years back to now. And relatively, the incomes have not actually caught up for most of the buyers. So that's what has resulted in consumers actually pulling back. So last year, which is FY20, we have seen almost like 18% degrowth, close to 18% degrowth in two-wheeler and four-wheeler category. On top of that, FY21 itself will see another degrowth of high single digit.
So that's the background with which I am telling you, and mind you, this sector is one which very high operating leverage. So when your volume goes down, your profitability takes a substantial hit. At the same time, when the volumes go up, your profitability tends to surprise, because when the environment is good, you don't pass on the discounts, you get the operating leverage, therefore your profitability looks substantially better. So my sense is that having seen these difficult times as far as sector is concerned, I do not expect similar cost increases. But at the same time, if our economy were to improve, let's say PM has given a 5 trillion target, and if we are on that trajectory, I am sure we will see the consumers coming back, because remember, for last all 2-3 years they have been postponing this purchase cycle. So they not just that cycle should come back, but they should actually catch up to the longer term growth, which is high single digit kind of growth. So I continue to remain if you were to use optimistic, or my longer term outlook on this sector is good. Now this is about the auto per se, but if I were to talk about, let's say, logistics space, again in this space, last couple of years, that's 2, 3, 4 years, you've seen that there was a good amount of new players entering in the space. You must have heard a lot of new names. Now these are all PE backed fund trying to test the market, trying to figure out new business model. Eventually, what has resulted in this is that there was a big pricing pressure within the sector. Now, even post COVID, what the companies have realized, that there is importance for them to work with a stable, stronger player, sensible players, and which is where we're seeing some sort of good pricing traction with some of the established good large players. So again, this space looks exciting, because this consolidation which is happening and is likely to take place should create a big winners in this space. So again, outlook is quite optimistic there. So आपने ऑलरेडी बता दिया आप कौन से सेक्टर्स को प्रेफर करते हैं, बट स्टिल फॉर आवर व्यूअर्स, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर आप ओवरवेट हैं और कौन से पर आप अंडरवेट हैं आपके यूटीआई के पोर्टफोलियो में? ओके, सो अगर मैं यूटीआई ब्रॉड बेस की बात करूं, तो ऑब्वियसली डिफरेंट फंड मैनेजर्स हैं, डिफरेंट मैंडेट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. बट अगर ब्रॉडली बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो कुछ एक थीम्स हैं. अगेन सारे फंड्स में ये थीम आपको नहीं दिखेगी, बट कुछ एक थीम है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के तरीके से सोचते हैं. तो जैसे फाइनेंशियल एज ए स्पेस में भी शायद पोर्टफोलियोज में अंडरवेट होगा, बिकॉज अंडरलाइन इंडेक्स में उसका वेट बहुत ज्यादा है. बट अक्रॉस या मोस्ट ऑफ द फंड जो आपको दिखेगा कि हम प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल कंपनीज पे, प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स जो लार्जर बैंक्स है, वहां पे हम ज्यादा पॉजिटिव हैं. क्लियरली ये सारी बैंक्स बिकॉज ऑफ इनकी टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये वेल कैपिटलाइज्ड हैं. पोस्ट कोविड हमने देखा है कि जो डिपॉजिटर है वो एक स्टेबल अच्छी बैंक के साथ ही डिपॉजिट करना चाहता है, तो उससे उनको कॉस्ट एडवांटेज भी मिलती है. तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम जोड़ें, तो ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, वो पीएसयू सेक्टर से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं. तो ये स्पेस, और इवेंचुअली क्रेडिट ग्रोथ में भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा ये. सो ये डेफिनेटली इन नेम्स में हमें ज्यादा पॉजिटिव हैं. जो दूसरा मैंने आपको बताया कि ऑटो सेक्टर जिस पे हम बात कर चुके हैं, सो वो हमें अच्छा लगता है. तीसरा स्पेस है जो केमिकल स्पेस है. केमिकल स्पेस में 1+ जो स्ट्रेटेजी चल रही थी पिछले साल, जो हम बात कर रहे थे कि चाइना प्लस 1+ स्ट्रेटेजी, तो वो एक स्ट्रेटेजी केमिकल स्पेस में डेफिनेटली वर्क करेगी. और पीएलआई स्कीम और जो दूसरे इनिशिएटिव्स लिए हैं, वहां पे भी इस सेक्टर को बेनिफिट होगा. क्लियरली आईटी, जिस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हुआ है पोस्ट कोविड, वो सेक्टर पहले भी अच्छा कर रहा था, हमारा पसंदीदा सेक्टर था. बट वो एक सेक्टर जहां पे ट्रैक्शन और ज्यादा अच्छा आया है, वो उस स्पेस में हम पॉजिटिव हैं. और जो दूसरा सेक्टर है, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात की, फार्मा, जहाँ पे अब थोड़ा वैल्यूएशन गैप जो प्ले था वो कैचअप हो चुका है, बट फिर भी स्ट्रक्चरली काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज शुरू हुई हैं. और जो हेडविंड्स थी प्राइसिंग की या रेगुलेटरी हेडविंड्स, वो धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हुई हैं. तो ये सारे नेम्स हमें अच्छे लगते हैं. जो स्पेस में हम अंडरवेट हैं, क्लियरली ऑयल एंड गैस, बिकॉज हमें
अब जब जब हम ईवीज की बात करते हैं, एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं, तो वो काफी सारे फैक्टर्स प्ले में आते हैं। तो ऑयल एंड गैस हमारे लिए एक अंडरवेट सेक्टर होगा। पीएसयूज में हम लार्जली अंडरवेट हैं। यूटिलिटीज की अगर बात करें तो वहाँ पे हम अंडरवेट हैं। तो ये कुछ एक स्पेस है जहाँ हम अंडरवेट हैं, और जैसे मैंने बताया कुछ स्पेस में हम ओवरवेट हैं। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स या आईटी या केमिकल स्पेस में हमें कौन से स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए? मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता, बट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है कि एक जो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में बात की, तो एक जो लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी है, क्लियरली इंडिया एक 5 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, इंडिया एक 5 ट्रिलियन की तरफ जाने वाली अपॉर्चुनिटी है। तो एक ऐसा स्पेस, बिकॉज वो अदर साइड ऑफ द इकोनॉमी है, तो वहां पे एक डेफिनेटली नॉमिनल ग्रोथ के साथ इनका ग्रोथ होता है। तो वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये कंपनियां आज भी अगर हम डिपॉजिट या लेंडिंग की बात करें तो पीएसयू एज अ स्पेस काफी डोमिनेंट है आज भी। तो इन कंपनियों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं, और प्लस राइट मैनेजमेंट, राइट गवर्नेंस होनी चाहिए इन कंपनीज की। और उन कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक होना चाहिए, जो सिचुएशन को समझ सके कि टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करना है, स्पेस को, कंज्यूमर को कैसे, कंज्यूमर की नीड क्या है। अगर ये सारा कॉम्बिनेशन हमें मिला तो ऐसी वाली कंपनीज में हमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर सिंपल तरीके से कहूँ तो इन्वेस्टर्स को जो दो चीजें बहुत सिंपल, अगर बहुत ज्यादा उनको समझ में ना भी आए, तो इन्वेस्टर्स को जो बहुत जरूरी है चेक करना, जो हमारा अंडरलाइन कोर फिलोसफी या प्रिंसिपल्स कहें जो यूटीआई में हम यूज करते हैं, कि कंपनीज की आरओसी, जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, कि मैंने कितना पैसा लगाया और उस पैसे पे मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म उसकी आरओसी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म स्टडीज क्लियरली सजेस्ट करती हैं कि वीकर कंपनीज वीकर बकेट में रहती हैं, स्ट्रॉन्गर कंपनी स्ट्रॉन्गर बकेट में रहती हैं। तो एक हमें बहुत जरूरी है कि हम उस पिक्चर को पूरी तरह से समझ लें। और दूसरा बहुत जरूरी चीज है कि कंपनियां शायद प्रॉफिट दिखा सकती हैं, बट कैश फ्लोज दिखाती हैं कि नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, इन सब की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये इन्वेस्टर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। आपने हमें यूटीआई का मंत्रा बता दिया कि लॉन्ग टर्म आरओसी को इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज पे ध्यान देकर ही निवेश करना चाहिए। तो आपने कुछ कोविड सेकेंड वेव के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए हैं? जैसे मैंने बताया कि हमारी सोच थोड़ी लॉन्ग टर्म के तरीके से है। सो नॉट नेसेसरी दैट कोविड को हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि ये अगर हम कहें कि हम हिस्टोरिकल स्टडीज को देखें, अगर 1900 की स्टडीज को देखें, तो इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि जो आपकी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, शायद थर्ड वेव भी आना शुरू होती हैं, राइट। तो ये तकरीबन ऑन एन एवरेज सारे जेन्युइन इन्वेस्टर्स को पता है कि ये सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज ये पहली बार पेंडेमिक सिचुएशन अगर पास्ट में ऐसे बिहेव किया तो शायद इस बार भी करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मोस्ट ऑफ द मॉडल्स में, मोस्ट ऑफ द चीजों में लोगों को पता था। अब जो दूसरी और बहुत जरूरी चीजें जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये सेकेंड वेव लेट्स से सितंबर ऑनवर्ड्स हमें यूएस, यूके, इन सारी इकोनॉमीज में भी दिखनी शुरू हुई थी। बट वहां से जो हमारी लर्निंग आ रही है कि वहां पे डिस्पाइट सेकेंड वेव, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा मॉडरेशन नहीं हुआ था। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये सारे ठीक ठाक ही आ रहे थे। तो अगर हम इसको सुपर इम्पोज करें इंडियन सिचुएशन में, सो हमें ये सोचना चाहिए कि शायद हमारी रिकवरी बहुत ज्यादा होने वाली थी, उसमें थोड़ा मॉडरेशन आएगा, बट बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बिकॉज इस बार अगर एक पार्शियल लॉकडाउन है, दूसरा अगर हम स्टेट लाइक महाराष्ट्र में भी देखें तो गवर्नमेंट इस चीज में काफी तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जारी हैं, ना कि हाँ इंडस्ट्रीज पे उन्होंने जोर डाला है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे देखें तो वहाँ पे ये इंश्योर किया गया है कि लेबर माइग्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, शायद अभी भी हो रहा है, बट उसके लिए उन्होंने स्टेप्स लिए हैं।
तो मेरा सेंस है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और पिछले साल से इस बार में एक ये अंतर है कि पिछले साल हमें ये नहीं पता था कि ये कितना जानलेवा है या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, हमें एक होप है कि अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन भी करें तो शायद दिसंबर तक पूरा का पूरा 18 प्लस वाला जो पॉपुलेशन है शायद वैक्सीनेट भी हो सकता है। तो ये भी होप है। तो ये अगर तीन चार चीजें ध्यान में रखें, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट्स काफी लो हैं और एक गवर्नमेंट की तरफ से पुश भी है। सो ये सारी चीजें जो अगर जैसे ही एक्टिविटीज पुश शुरू होती हैं, हमें ये जो एक मोमेंटम बनना दिखेगा। सो इस अगर मैं ये सारी चीजों को बैकग्राउंड में रखूं तो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें ये सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। जो हमें ध्यान में रखना है कि हमारी अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या थी, हमें पहले कौन सी कंपनीज अच्छी लग रही थी, और अगर मुझे आज वो कंपनियां सस्ते में मिल रही हैं तो आई शुड बी इन्वेस्टिंग मोर। On the same principle, I have invested. Maybe we would have put more money in some of the auto funds, some of the private sector lenders. So we have actually continued with our strategy, give away some things here and there, but largely we are stuck to our strategy. हमें जो स्टॉक्स अच्छे लगते थे हमें उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। अगर अच्छी कंपनी मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, स्टिक टू इट, डोंट ट्राई टू trade a lot because something is cheaper, something is longer, because we don't know. We at least at UTI, or at least personally, I don't think I will claim that I know exactly when to buy and when to sell. Our job is to create long-term wealth for the investors. करेक्ट करेक्ट। सो वैसे भी हमने FY21 में ऑलमोस्ट 70% की सुपर्ब रैली देखी है, तो FY22 के लिए आपका क्या आउटलुक है मार्केट्स के लिए? अगर हम देखें तो जस्ट एक ब्रॉड पिक्चर पहले हमें समझने की जरूरत है। ऑब्वियसली 71% में जो इंडेक्स में अंडरलाइन ग्रोथ देखा है, उसमें हमें ये भी देखने की जरूरत है कि उसके पहले मार्केट कितना गिरा था, राइट? तो ये थोड़ा मैथमेटिकल भी है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम फंडामेंटल की बात करें, अगर हम नंबर्स पहले अगर नंबर पे ध्यान दें, तो अगर सारे लोगों को जो 2 या 3 पैरामीटर्स देखते हैं कि पी पे शायद मार्केट हमें एक्सपेंसिव लग रहा हो, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर है, या अगर हम प्राइस टू बुक पे देखें तो मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है, तो ये सारे चीजें मैं इन चीजों को अग्री करता हूँ कि मार्केट शायद आज एक एक्सपेंसिव जोन पे है। बट अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर को ध्यान में रखें तो जैसे हम अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी टू जीडीपी रेशियो देखें, तो वो एक हमारा 1.5 टू डिकेडल लो पे है, मतलब 15-20 साल में काफी नीचे आ चुका है। सो वहाँ पे काफी एक स्कोप है कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करे। तो जब हम प्राइस टू अर्निंग बोलते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि शायद प्राइस तो ज्यादा हुआ है बट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है, तो वो प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तब ये जो इम्प्रूवमेंट है इसमें हमें एक या दो चीजें बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है कि पिछले 3 या 4 साल में हमने डीमॉन देखा, डीमॉन के बाद जीएसटी स्टेबलाइजेशन देखा, उसके बाद हमने कोविड देखा। तो ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमी में, अंडर इकोनॉमी में प्ले हुई हैं, जो शायद स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमी को अच्छे डायरेक्शन में ले जाएंगी, बट इनका टेम्पररी शॉर्ट टर्म पेन है। तो ये हमने देखा है। तो ये कोविड इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड फॉर द इकोनॉमी, और सो दैट्स वन फैक्टर वी शुड कीप इन माइंड। जो दूसरी चीजें हैं कि ये आज जो सेंटिमेंट है, आज ये सेंटिमेंट है कि सब कुछ बिखर गया है, सारी इकोनॉमी की प्रॉफिटेबिलिटी घट गई है, न सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली भी काफी चीजें डिस्टेबलाइज हुई हैं। बट अगर हम आईएमएफ के प्रोजेक्शन की बात करें तो अगले साल आईएमएफ का प्रोजेक्शन है ग्लोबली 6% ग्रोथ होगा, उसके अगले साल 4% काइंड ऑफ ग्रोथ होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ नंबर, आई डोंट हैव द प्रिसाइज, मे बी 6.6% और समथिंग लाइक दैट। बट अगर इस बैकड्रॉप में बात करें, और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बी अराउंड 12.5% काइंड ऑफ ग्रोथ, अगर इस बैकग्राउंड में बात करें तो ये बहुत बड़े नंबर हैं। ये नंबर ना ग्लोबल इकोनॉमी में, ना हमने इंडियन इकोनॉमी में काफी वक्त से देखे हैं।
ये सारे रियल ग्रोथ के नंबर है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये भी बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। Obviously, higher inflation is not good, but then remember that combination of these two factors will create a normative growth for the economy and therefore the companies. इस हिसाब से देखें तो जो टेलविंड काफी सारी कंपनीज को मिलेगा, वो हम आज फोकस कर रहे हैं कि इस साल की अर्निंग क्या होगी, उसके अगले साल की अर्निंग क्या होगी, बट अगर ये इकोनॉमीज ने मोमेंटम पकड़ा और रिमेंबर दैट आज अगर यूएस की बात करें तो वहां पे भी काफी सारे कंज्यूमर्स काफी सारा पैसा होल्ड बैक करके रख रहे हैं। इंडिया में भी अगर कंपनीज को देखें तो कंपनीज अपना डीलिवरेजिंग कर रही हैं बिकॉज सबने अपना स्टॉक काट के रखा है, जो वर्किंग कैपिटल सिचुएशन थी वो कम हुई है। तो इस बैकग्राउंड में अगर आपने एक्टिविटीज का पिकअप होना देखा, लोगों का खर्च करना शुरू हुआ, तो ये जो अर्निंग मोमेंटम जो हम 1-2 साल की बात कर रहे हैं वो शायद 3-4 और भी साल ज्यादा चल सकता है। तो अगर उस ब्रॉडर पिक्चर को हम देख के काम करें तो मेरा सेंस है कि इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है अगले कुछ सालों के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। एंड लास्टली मिस्टर त्रिवेदी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए क्या मंत्रा फॉलो करना चाहिए? इन्वेस्टर्स को मेरा सिंपल इसमें यही सोच है कि इन्वेस्टर शुड ऑलवेज फोकस ओनली एंड ओनली ऑन द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, और उस जर्नी में इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना है बेस्ड ऑन उनका नेटवर्थ, उनका इनकम प्रोफाइल, उनकी नीड्स के गोल बेस्ड के हिसाब से इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि उसे कितना इक्विटी में रखना है, कितना प्रॉपर्टी में रखना है, कितना फिक्स डिपॉजिट में रखना है, और उस कोर्स पे रहना जरूरी है। अगर पिछले साल मार्केट 30-35% करेक्ट हो चुका था तो उस कोर्स में इन्वेस्टर्स को अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए था। अगर उसके बाद आफ्टर दिस फैंटास्टिक 70-80% रन अगर उन्हें लगा कि काफी सारा इंक्रीज हो चुका है बट उन्हें पैसे की जरूरत है तो शायद थोड़ा पैसा निकाल लीजिए, बट अगर जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू विद द सेम। एंड नाउ विद दिस कंसोलिडेशन दे नीड नॉट बॉदर टू मच, दे कैन कंटिन्यू विद दिस एलोकेशन in their mind, but remember one thing that इंडिविजुअल को अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझना जरूरी है। हैविंग सेड दैट, ये हमेशा होता है कि जब मार्केट गिरती है सारे लोग डराने वाली बातें करते हैं, उसी वक्त लोग एक्चुअली पैनिक कर जाते हैं, अपना इक्विटी लिक्विडेट करने लगते हैं, बट शायद वो ऐसा समय होता है जब एक्चुअली रिवर्स साइकोलॉजी में इन्वेस्टर्स को और ज्यादा इन्वेस्ट करना की जरूरत होती है। तो ये एक इक्विटी अंडरलाइन, अगर हम लॉन्ग टर्म इक्विटी का इंडिया और किसी भी और कंट्री में देखें तो इक्विटी एज ए एसेट क्लास बाकी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करता है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि ये पूरी जो जर्नी है ये जर्नी बहुत वोलेटाइल है, जिसमें काफी उतार चढ़ाव होते हैं। तो अगर इन्वेस्टर ये समझ ले कि मुझे इस जर्नी में कंटिन्यू रखना है, ये समझते हुए कि ये एक वोलेटाइल जर्नी होने वाली है, आई एम श्योर उनका वेल्थ क्रिएशन जर्नी काफी अच्छा होगा। राइट राइट। तो मिस्टर सचिन त्रिवेदी के हिसाब से हमें प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स, ऑटो सेक्टर, केमिकल्स, आईटी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फार्मा, मेटल्स पर ध्यान देना चाहिए, और अभी हमें कुछ समय के लिए फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस एंड यूटिलिटीज को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर। विदिन फाइनेंशियल, just one correction, within financial, private sector lenders, private sector banks, large private sector bank is what we like. लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ध्यान देना चाहिए, तो बेसिकली अभी कुछ समय के लिए पीएसयूज को अवॉइड करना चाहिए, राइट? Yeah. So thank you so much Mr. Trivedi for giving us this great opportunity to benefit from your valuable insights. I hope you enjoyed the session. Thank you for your time, and thank you for inviting me to your channel.